Hello children, today we will discuss our third chapter of history and the name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. In this chapter till now you have read about the situation that prevailing in Germany after the First World War ends and how the events helped Hitler to gain a political benefit from that. So, in the previous video, you have studied about the political radicalism and economic crisis in Germany. जर्मनी में कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता है कि ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी हैज टू पे कंपनसेशन टू द अलाइड पावर्स बिकॉज इन द प्रोविजन और इन द क्लॉज ऑफ ट्रीटी स्पेसिफिक मेंशन was given that जर्मनी was रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके बिहाफ पे जर्मनी को अलाइड पावर्स को कंपनसेट करना था। तो इतना सारा जो पैसा था वो जर्मनी कहाँ से लाता, कहाँ से पे करता, इट वाज ए बिग क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में क्या क्या जर्मनी के पास जितने भी सारे अपने रिसोर्सेज थे, गोल्ड रिजर्व्स थे, उनके थ्रू जो है वो अपना कंपनसेशन जो है वो पे करता रहा फ्रांस को। लेकिन 1923 में जर्मनी ने वो पे करने से फ्रांस को मना कर दिया था। उसके बाद चीजें कैसे बदली, कैसे सिनेरियो चेंज हुआ, वो हम इस वीडियो में अब देखेंगे। जैसा कि पता कि जब जर्मनी ने फ्रांस को पे करने से मना किया तो फ्रांस ने उसका जो मेन इंपोर्टेंट कोल एरिया था जिसको रूर एरिया कहा जाता था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो जो जर्मनी का रिसोर्स से भरा हुआ जो एरिया था रूर एरिया, उसको ऑक्यूपाई करने के बाद आपको पता है कि जर्मनी ने क्या किया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंसी को ज्यादा क्वांटिटी में छापना स्टार्ट कर दिया, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। उससे उस करेंसी की वैल्यू, जो जर्मन मार्क की वैल्यू डाउन हो गई थी। तो उससे चीजें बदल गई और जो जर्मनी की इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी, रिकवरी कर रही थी, दोबारा से क्राइसिस में आ गई। इस सिचुएशन को आपने पता कि इस सिचुएशन से जर्मनी को बेल आउट किया यूएसए ने। यूएसए ने बेल आउट कैसे किया, जो डावेस प्लान के थ्रू जो इंट्रोड्यूस करके यूएसए ने जर्मनी को इस सिचुएशन से बेल आउट किया। अब डावेस प्लान क्या था, चार्ल्स डावेस एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उसने ही प्लान इंट्रोड्यूस किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था, डावेस प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए जो है जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन पे करेगा। उस लोन को जर्मनी फ्रांस को पे करेगा क्योंकि फ्रांस का उस पे डेब्ट था। तो उस लोन के थ्रू जो है जर्मनी में स्टेबिलिटी, जर्मनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई थी। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में रीड कर दिया था। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के लिए, जैसे स्टार्टिंग में बताया द इयर्स ऑफ डिप्रेशन वर्ड जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। डिप्रेशन आपको पता है कि मेंटली जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में मेंटली जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में आप जानते हो। डिप्रेशन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, उससे दबाव बनता है। और यहाँ पर जो डिप्रेशन की बात हो रही है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन है। मींस इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी पर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है और वो क्राइसिस में चली जाती है। तो द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, इसमें क्या है कि कैसे पूरे वर्ल्ड में
एक आर्थिक मंदी का सामना वर्ल्ड को करना पड़ा। ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में आपको दे रखा स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 टू 1928 वाज बिल्ट ऑन सैंड। अब ये क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जैसे यूएसए ने शॉर्ट टर्म लोन पे किया था जर्मनी को, तो जर्मनी की इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और उसमें स्टेबिलिटी थी। पहले स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। 1924 टू 28 जो है उस दौरान, उस पीरियड के दौरान जो है वो स्टेबिलिटी रही इन जर्मन इकोनॉमी, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो है स्टेबिलिटी रही। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी, ये जो स्थिरता थी, ये वाज बिल्ट ऑन सैंड। अभी बिल्ट ऑन सैंड मींस ये थोड़े समय के लिए थी, ये जो है रेत पर बनी हुई थी, इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। ये जो स्टेबिलिटी थी ये थोड़े समय के लिए थी, आगे चलकर इससे भी ज्यादा वर्ष जो है वर्ल्ड वाइड होने वाला था। जर्मन रिकवरी, अब मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म लोन का यूएसए ने जो शॉर्ट टर्म लोन दिया था उसके थ्रू जो है जर्मन रिकवरी हो रही थी। बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब ये आपके लिए न्यू वर्ड आया है यहाँ पर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है जो कि यूएसए में है। यूएसए का जो शेयर मार्केट है वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जिसमें कंपनी जो है अपना शेयर लगाती हैं और उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स या जो कॉमन मैन होते हैं वो खरीदते हैं, उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो है 1929 में क्रैश हुआ है। क्रैश का मतलब बिल्कुल ही डाउन चला गया। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन ये था कि जो इसमें लोगों ने पैसा लगा रखा था, उस टाइम ये सेंटीमेंट बन गया था कि जो हमने शेयर्स खरीदे हैं इनके शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो लोगों में डर था कि उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इस डर से लोगों ने अपने सारे शेयर्स जो हैं वो बेच दिए। जैसे यहाँ पर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की बात हुई है जो कि यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, तो वैसे इंडिया में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसका क्या नाम है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ये किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसको दिखाता है कि कंट्री जो है इकोनॉमिकली कहाँ पर स्टैंड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की आपस में इंटरकनेक्ट होती है ये चीजें। तो क्रैश हो गया 1929 में। उससे क्या हुआ कि जो यूएसए लोन दे रखा था, यूएसए ने जो सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था, जर्मनी से जो है विड्रॉ कर लिया था। अब आपको पता है कि जो पैसे किसी को दूसरों को दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके खुद के घर में पैसे नहीं होंगे तो फिर वो दूसरे को पैसे क्यों देगा और कहां से देगा। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि जो ये रिकवरी थी, जर्मन रिकवरी, ये शॉर्ट टर्म के लिए थी और ये वाज बिल्ट ऑन सैंड। इसलिए ये जो क्वेश्चन आपका रह जाता भाई ये क्यों कहा गया वाज बिल्ट ऑन सैंड, इसलिए कहा गया क्योंकि यूएसए ने शॉर्ट टर्म लोन जो जर्मनी को दे रखे थे। उसके बाद ये इसका इफेक्ट क्या हुआ, 1929 का जो रिसेशन था, जो इकोनॉमिक रिसेशन था, जो महामंदी थी, उसका इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइसेस डाउन और शेयर मार्केट में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो जो कंपनीज के शेयर लगे होते हैं उनके जो इनकम है वो कम हो जाती है। अगर किसी कंपनी की इनकम कम होती है तो कंपनी बंद हो जाती है। बंद होने से क्या होता है कि उसमें जो यूथ जो जॉब्स होती हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको फिर जॉब्स नहीं मिलती, उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो चला जाता है और यूथ्स जो हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो उसका इफेक्ट पहले तो यही हुआ कि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा हो गई थी और यूएसए की नेशनल इनकम जो है वो 1932 तक आते आते हाफ हो गई थी। जो इनकम यूएसए की 1929 में
100 रुपीज थी वो 1932 तक आते आते वो 50 रुपी रह गई थी। और इसका इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो आपस में इंटरकनेक्ट है। कंट्रीज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपस में इंटरकनेक्ट है, तो कोई किसी एक कंट्री में अगर रिसेशन आता है तो उसका इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फेल्ट किया महसूस किया जाता है। और यूएसए तो आपको पता है कि पहले से ही काफी पावरफुल कंट्री रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस वीडियो में हमने बात की द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की। इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट वो आपका नेक्स्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा। उसमें आगे चीजें जो हैं कैसे इस सारे रिसेशन का, इस सारे इकोनॉमिक स्लोडाउन का कैसे जर्मनी की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा और कैसे जो जर्मनी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है चेंज हुआ।